पासवान नॉमिनेशन करने के लिए पहुंचे हैं और ये तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। भारी संख्या में भीड़ यहाँ पर उमड़ी है। चिराग जी, हाजीपुर के फिजा में क्या दिख रहा है? आप खुद ही देख रहे हैं, जो प्यार पापा को मिलता था वही प्यार और आशीर्वाद आज मुझे मिल रहा है। परंपरागत सीट है हाजीपुर की, क्या चाचा का साथ मिलेगा यहाँ पर? मैं चाहता ज़रूर था कि वो आए, मैंने उनको फ़ोन भी किया, प्रयास भी किया था और उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। आज के दिन मेरी इच्छा ज़रूर थी कि सारी बातों को भूलकर कम से कम आज आकर मुझे आशीर्वाद देते हैं। पूरी पार्टी की जिम्मेदारी आप ही के ऊपर है, मां को लेकर पहुंचे हैं, एनडीए के तमाम नेता यहां पर मौजूद है। कितने सी जीत होगी यहां की, क्योंकि आपके पिता ने यहीं से रिकॉर्ड तोड़ा था, 8 बार सांसद रह चुके हैं वो। ये मेरे लिए संसदीय क्षेत्र हो ही नहीं सकता। पापा ने इस धरती को अपनी माँ माना था। बस उम्मीद ये रखता हूँ कि जो प्यार और आशीर्वाद पापा को मिला वही मुझे भी मिले। क्या रिकॉर्ड टूटेगा? जनता के हाथ में, मैं सिर्फ आशीर्वाद मांग रहा हूँ। मीसा भारती ने आज ये कहा है कि प्रधानमंत्री बूढ़े हो चुके हैं, इसको किस तरह से आप देखते हैं? बूढ़ों का अगर ऐसा है भी तो फिर सम्मान से बोलना चाहिए ना। हमारे संस्कारों में सिखाया जाता है कि आप अपने बड़ों का हमेशा आदर और सम्मान करते हैं, उनको कभी ऐसे नहीं बोलते। पर बहरहाल ये कहीं ना कहीं राजद का कल्चर ही रहा है, बड़ों को अपमानित करना, माताओं बहनों को गाली देना और जिस तरीके से गुंडागर्दी, लोगों को डराकर इन्होंने हमेशा से मत हासिल करने का काम किया, ये उसी श्रृंखला का एक हिस्सा है। बेटा को आशीर्वाद देने साथ आई हैं। उधर कर्नाटक की सियासत में प्रज्वल रेवन्ना सेक्स स्कैंडल लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। पहली बार जहां इस मामले में हासन से सांसद और आरोपी प्रज्वल रेवन्ना ने अपनी चुप्पी तोड़ी है, तो वहीं कांग्रेस सरकार में मंत्री आरबी तिम्मापुर ने प्रज्वल रेवन्ना की तुलना भगवान कृष्ण से करके अब नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। सेक्स स्कैंडल में घिरे देवेगौड़ा परिवार की मुसीबतें कब कम होंगी ये समय तय करेगा, लेकिन उससे पहले सेल्फ डिफेंस के लिए ग्राउंड तैयार किया जा रहा है। इसी कड़ी में पहली बार पिता और पुत्र दोनों का रिएक्शन आया है और दोनों की तरफ से जांच में सहयोग और सच बाहर आने की बात कही गई है। चूंकि मैं जांच में शामिल होने के लिए बेंगलुरु में नहीं हूं, इसलिए मैंने अपने वकील के माध्यम से सीआईडी बेंगलुरु को सूचित कर दिया है। सच्चाई जल्द ही सामने आएगी। इस साजिश से लड़ने के लिए मेरे पास पूरी ताकत है, इसका मुकाबला करूंगा, जांच का सामना करूंगा। ये सब झूठे आरोप हैं। इस दौरान एसडी रेवन्ना ने एसआईटी के नोटिस का सामना करने की बात भी कही है। उधर प्रज्वल रेवन्ना के वकील की तरफ से भी पूरा पक्ष रखा गया है। He has sought 7 days time. He has taken 7 days time to come and cooperate to the investigation. And that is what the letter says, that we require 7 days time, kindly accommodate. That is what it is. There was a notice which was left at his door in Hole Narsipura residence. To him as well as his father, Mr. Revanna, there was a notice which was left. That notice is under section 41A of CRPC, which in fact stated that they should come and cooperate to the investigation. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर प्रज्वल रेवन्ना की फरारी पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने इस सिलसिले में कर्नाटक के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े किए हैं। कर्नाटक में सरकार किनकी है? कांग्रेस पार्टी के लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी उनकी है। कई महीनों से उनको मालूम था, मगर जब तक वोकल लीग का वोटिंग समाप्त नहीं हुआ, इन्होंने इनको नहीं पकड़ा, भाग जाने दिया। जिम्मेदारी अगर किसी की है तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री की। देवेगौड़ा परिवार पर मंडराती मुसीबतों के बादल के बीच कर्नाटक सरकार के मंत्री के एक बयान ने नया बवाल खड़ा कर दिया है। मंत्री आरबी तिम्मापुर ने प्रज्वल रेवन्ना की तुलना भगवान श्री कृष्ण से कर दी है, जिसके बाद कर्नाटक की सियासत में नया एंगल आ गया है। ಪೆಂಡ್ರೈವ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳ್ಯಾರಲ್ಲ, ಇದರಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ವಿಚಾರ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕರೆ ಗಿನ್ನಿಸ್ ದಾಖಲೆ ಆಗ್ತೈತೆ ಅನ್ನೋಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆ ನನಗೆ. ಎಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿಂದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿದ್ರು ಅಂದಿದ್ದು ಈ ರೀತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ರಿಕಾರ್ಡ್ ಮುರಿಬೇಕಂತಿತ್ತೇನೋ ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರಜ್ವಲ್। कांग्रेस की और आईएनडीए गठबंधन की
इसी प्रकार की सोच है। वो हिंदुत्व को, सनातन को हमेशा से प्रताड़ित करते हैं। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से वो प्रज्वल की बात हुई है तो उसके हिसाब से भगवान कृष्ण का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो इस प्रकार की बात ना तो हिंदुत्व सहन करेगा, ना करना चाहिए। कड़ी निंदा करते हुए मैं ये कहता हूँ कि इस प्रकार के लोगों को कहीं ना कहीं FIR दर्ज होनी चाहिए। कर्नाटक में 14 लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण में वोट डाले जा चुके हैं। 7 मई को बाकी बची 14 लोकसभा सीट पर भी वोट डाले जाने हैं। यही वजह है कि चुनाव के बीच आरोप प्रत्यारोप और तेज हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश की उन्नाव सीट पर मौजूदा बीजेपी सांसद साक्षी महाराज जीत की हैट्रिक लगाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। साक्षी महाराज अपने बयानों के लिए अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन चुनाव के बीच साक्षी जरा संभल कर बोल रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया से साक्षी महाराज की एक्सक्लूसिव बातचीत आपको दिखाते हैं। क्या आप अपनी जीत की हैट्रिक लगाने के लिए तैयार हैं? मैं ऐतिहासिक नगर उन्नाव की जनता का हृदय से अभिनंदन करता हूं। केवल हैट्रिक ही नहीं लगाऊंगा, उन्नाव इस बार इतिहास बनाएगा। लेकिन जब आपको टिकट दिया जाना था और आपने खुले मन से भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े आला कमान के नेता हैं उन्हें आपने धमकी दी थी कि अगर मुझे टिकट नहीं दिया तो इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। नहीं, ये आपकी मनगढ़ंत बातें हो सकती हैं। मैं अपनी पार्टी के सभी नेताओं का हृदय की गहराई से बहुत सम्मान करता हूं। अच्छी बात है, मैं धर्माचारी होने के नाते मेरी पार्टी के बड़े से बड़े नेता मेरा बहुत सम्मान करते हैं। तो ये स्वप्न में भी नहीं सोचा जा सकता कि मैं पार्टी किसी नेता को धमकी दूंगा। लेकिन विपक्ष बार बार जो है आपके लिए ये कहता है, चाहे कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, उनकी तरफ से कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में कई ऐसे नेता हैं, साक्षी महाराज हो गए, साध्वी प्रज्ञा हो गई, कई ऐसे नेता हैं जो कई बार विवादित बयान दे देते हैं जो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं एक मुश्किल खड़ी कर देता है। नहीं, मैं किसी और की जिम्मेदारी तो नहीं लेता, लेकिन मैंने आज तक जीवन में एक भी विवादित बयान नहीं दिया। मीडिया ने जरूर से विवादित बनाने का प्रयास किया। मैंने जो कहा था वही अंतिम सच था, वही अंतिम सच है। जो भाषा मैं बोलता था वही भाषा आज मुख्यमंत्री की है, वही प्रधानमंत्री की है, वही गृह मंत्री की है। तो मैं कहाँ विवादित बोलता था? लेकिन मैं जब बोलता था तो इकलौता बोलने वाला था, तो मीडिया जरूर कहती थी साक्षी ने फिर दिया विवादित बयान। तो वो चलता था। तो आप अभी भी ये बात मानते हैं कि आपका नाथुराम गॉडसे को राष्ट्रभक्त या देशभक्त कहना सही था? नहीं, ये भी मीडिया ने अपने मनगढ़ंत तरीके से प्रस्तुत किया। नहीं, 2014 सुनिए ना, मैंने कतई नहीं ये बात कही थी। जिस तरह से आप कह रहे हैं मैंने ये नहीं कहा था। मैंने ये कहा था, कुछ लोगों ने मुझसे प्रश्न किया, पत्रकारों ने, कि झारखंड में गॉडसे की कुछ मूर्ति लगा के लोग पूजा करना चाहते हैं। मैंने कि लोग रावण को भी मानते हैं। अगर कोई लोग गॉडसे की मूर्ति बना के पूजा कर रहे हैं तो इसमें साक्षी महाराज का कोई हस्तक्षेप नहीं है। साक्षी महाराज से इस बारे में क्यों पूछ रहे हैं? लोग तो रावण की पूजा करते हैं, हम रावण को जलाते हैं, लोग रावण की पूजा करते हैं। तो गॉडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की, इसे नकारा नहीं जा सकता। लेकिन गॉडसे के बारे में साक्षी महाराज आया ऐसा बयान, ये मीडिया ने तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया होगा, मैंने ऐसा नहीं कहा। लेकिन आपने तो ये भी कहा था कि देश जब से आजाद हुआ है तब से कांग्रेस देश के साथ बलात्कार करती आई है, लेकिन 4 जून को सबको पता चल जाएगा कि आखिर सच्चाई क्या है। हाँ, तो मैं आज भी इस बात को कहता हूँ, ये जो एक रात में सिखों के साथ कत्लेआम हुआ था, ये बलात्कार नहीं था आजादी के साथ। ये क्या था? ये कश्मीर की धरती से कश्मीरी पंडितों को रात रात में निकाल दिया गया, ये क्या था? आरती थी, पूजा था, क्या था ये? इससे ज्यादा घिनौना क्या हो सकता है?